उसे नष्ट करने की प्रक्रिया में एक छात्र को इतना पीटा गया कि वो गायब हो गया। जानते हैं आप उसका नाम? नजीब। और अब उस पे फाइनल रिपोर्ट लग गई, उस केस पर ही नहीं मिला। नाम पूछ के, पहनावा देख के, जिन्होंने लिंचिंग की, जिन्होंने घरों में घुस के फ्रिज देखे, का स्वागत किया गया। और जो थोड़ा भी न्याय और ईमान के साथ खड़े होने की कोशिश किया, उसको उसी की ही जीप में मार के, भले ही वो खाकी वर्दी वाला हो, लटका दिया गया। याद करिए, सुबोध कुमार से। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक तो नहीं है। पूरा जो हिंदी बेल्ट है हमारा, जो हिंदी पट्टी है, उसमें जो प्रेमचंद ने कहा था कि सांप्रदायिकता संस्कृति का खोल ओढ़ के आती है, उस संस्कृति को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई, उसमें चिन्हित कर करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया। ये एक ऐसा समय है जिसमें जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। और इसी डर से तमाम लोगों ने अपने पाले भी बदले, तमाम आवाजें खामोश हो गईं। सरकारी कर्मचारियों के लिए शासनादेश लाया गया कि आप सोशल मीडिया पे सरकार के विरुद्ध एक शब्द नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। और यह भी कि आप चाहें तो राष्ट्रीय सेवक संघ की शाखाओं में जा सकते हैं। एक ऐसी संस्था जो गांधी की हत्या के बाद जिसको बैन किया गया था, उस पे शामिल हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकते। एक ऐसा समय जब एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है जिसका शॉर्ट फॉर्म ज्यादा प्रचलित है, NEP। बच्चे जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नाम रखा गया वहां पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन उसका सही फुल फॉर्म है नो एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा देना ही नहीं है, स्कूलों को बंद कर दो, विलय कर दो। हायर एजुकेशन में अब सब SF में जाएगा और वहां पे वही आएगा जो एक महामानव की फोटो की हर साल सितंबर में आरती करे। और हो रहा है, बहुत कुछ नहीं बताना है। थापा जी बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं, जानते हम भी हैं, लेकिन ये एकदम करीब से देखते हैं। तो ऐसे कठिन समय में, जिसको आप सब जानते हो, और उदाहरण देने और विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोज आप अखबार पढ़ते हो, रोज चीजों को समझते हो। तमाम ऐसे सोशल मीडिया के अपने आप के कुछ अभी जिंदा हैं पत्रकार, जिनके ऊपर आरोप भी लगा के बंद किया गया, प्रवीर पुरकायस्थ जैसे लोगों को, जो बाहर हैं और उन पर कोई चार्ज नहीं बना। तो क्यों बंद किया गया? 5 साल से तो एक लड़का ही बंद है, उसका ट्रायल ही नहीं हुआ। तो ऐसे दौर में जब ये अब स्थापित हो चुका है कि जिसकी सत्ता है उसी का सब कुछ है, क्योंकि मालेगांव में पता नहीं कैसे विस्फोट हुआ, लोग मर गए, कोई दोषी ही नहीं। तो जब ये है कि सत्ता से अब न्याय भी नियंत्रित होने लगा है, उस दौर में 31 जुलाई को हम प्रेमचंद की जयंती मिलकर मनाते हुए प्रेमचंद की प्रगतिशीलता पे बात करें। सब जानते हैं कि 36 के बाद ही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का दौर आता है, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील शब्द में अंतर है।
प्रगतिशीलता तो कंटिन्यू है, आज भी है। हम सब प्रगतिशील साथी ही बैठे हैं यहां पर। प्रेमचंद भी गांधी जी की तरह गांधीवाद से बहुत प्रभावित थे। वे अपने विचारों को क्रमशः बदलते रहे। उर्दू के ही पहले लेखक थे, आप सब जानते हैं। और जब सोजे वतन जब्त हुआ 1908 में, वो कहानी संग्रह जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी थी, और ये वाक्य अंग्रेजों को अखरा था कि खून की आखिरी बूंद जो देश की हिफाजत के लिए गिरे वही सबसे अनमोल रतन है, उसमें विद्रोह की बू नजर आई, वो जब्त हुआ। उसके बाद जब पता लग गया कि नवाब राय ही धनपत राय है, नौकरी तो बच गई, लेकिन नवाब राय खत्म हो गए, प्रेमचंद आए और हिंदी में। और उन प्रेमचंद ने जो उस राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ वहां से चुने थे वो खत्म नहीं किए, और उनके अंदर पहले से मौजूद थे। जब 1898 में जब उन्होंने मैट्रिक पास किया और चुनार में पहली नौकरी की थी, तभी आप सबको एक किस्सा मैं कई बार बता चुका हूं कि वहां एक फुटबॉल मैच में गोरों की टीम को पीट दिया तो नौकरी से निकाल दिए गए। फिर उसके बाद बहुत जल्दी ही अगले ही साल 2000 में उनको बहराइच में नौकरी मिली, बेसिक स्कूल में। फिर प्रतापगढ़ आए और फिर 1905 में कानपुर पहुंचे और वहीं से जिंदगी बदल दी। जब वो जमाना में आगे चल के दया नारायण निगम के साथ लिखना शुरू कर, कॉलम लिखते हैं। उस समय आप सब जानते हैं कि बहुत सारा जो उनका चिट्ठी पत्री भाग 1, चिट्ठी पत्री भाग 2 है, उसमें चिट्ठी पत्री भाग 1 में जो 282 पत्र हैं उनमें ज्यादातर मुंशी दया नारायण निगम के साथ के आर्य समाज से प्रभावित रहे। शुरू में आर्य समाज नवजागरण के तमाम संदर्भों से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए एक बाल विधवा शिवरानी देवी से उन्होंने विवाह किया। विधवाओं की स्थिति उस दौर में आज से 120 साल पहले कैसी रही होगी, जबकि आज भी हमारे जो देश के जो उत्तर प्रदेश में ही हैं, बड़े तीर्थ स्थलों में बड़े विधवाश्रम बने हुए हैं। आप सब जानते हैं, बनारस, इलाहाबाद और मथुरा। क्या स्थिति रही होगी विधवाओं की, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया। और एक विधवा शिवरानी देवी से शादी की कोई नहीं था। दया नारायण निगम थे, छोटे भाई मेहताब राय थे, और 2-1 मित्र, कोई नहीं गया था शादी। तो उन्होंने तोड़ा, उस समय का जो एक चलन था उसको तोड़ा, और विवाह संस्था को तो आगे प्रश्नांकित भी किया। जब सेवा सदन लिखा तो सेवा सदन में प्रश्नांकित भी किया, और वो आगे कफन तक जाते हैं तो तमाम संदर्भ उनके साथ जुड़ते हैं। और आगे चल के गांधीवाद से प्रभावित आपको मिलेंगे। 16 फरवरी 1921 को जब उन्होंने एक तरह से कार्य मुक्ति पाई अपनी नौकरी से, तो उस समय वो गांधीवाद से ही प्रभावित थे। रंगभूमि पूरा उपन्यास जो सूरदास है, और उसमें झोपड़ी जलाने के बाद सूरदास और मिठुआ का जो संवाद है, आप देखिए पूरे गांधीवादी संवाद है। लेकिन उसी समय 1919 में एक चिट्ठी है जो हमारे बहुत काम की है। जब 6 जुलाई 1918 ये पत्र लिखा था निगम साहब को, जब उन्होंने वार जर्नल से जुड़ने के लिए, उसके उर्दू संस्करण के लिए दया नारायण निगम ने कहा, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, पढ़ना चाहूंगा। अब मैं सरकारी अखबार नवीस क्या बनूंगा? अगर अखबार नवीस बनना तकदीर में है तो गैर सरकारी आज़ाद अखबार नवीस होऊंगा। जंग के मुतालिक मजमीन लिखने की भी इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं है, बस इसी अपनी रफ्तार कदीम पर चलूंगा। बीए करके किसी प्राइवेट स्कूल की मास्टरी और एक अच्छे अखबार की एडिटरी और कुछ पब्लिक काम, यही मराज़े ज़िंदगी है। अखबार मजदूरों किसानों का हामी और मुआविन होगा। वही प्रेमचंद जब आगे नवंबर 1918 में जब विजयोत्सव मनाया गया तो नहीं गए। शादी में दया नारायण निगम ने अपने घर में अंग्रेजों को बुला लिया तो नहीं गए। कहा नहीं, आपने क्यों बुलाया?
हम नहीं आएंगे, और नहीं गए। और वही आगे चल के जब एक जगह और बात होती है तो वे लिखते हैं साफ साफ, 21 दिसंबर 1919 की चिट्ठी है निगम साहब को, और कहते हैं कि मैं अब करीब करीब बोल्शेविस्ट उसूलों का कायल हो चुका हूं। ये 1919 है। 1921 में वो रिजाइन कर रहे हैं गांधी जी से प्रभावित होकर, लेकिन 1919 की ये भी चिट्ठी है जिसमें वो बोल्शेविस्ट विचारों के कायल हो रहे हैं। ये वो दौर है 18 के बाद का दौर जो प्रेमचंद को बदल रहा है, और प्रेमचंद धीरे 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 आगे बढ़ते हुए सदगति, ठाकुर का कुआं, उसके कथा वस्तु पे जाने का कोई औचित्य नहीं। मंदिर, सवा सेर गेहूं, पूस की रात और कफन के लेखक के रूप में आते हैं, और वो गोदान तक जाता है मामला। उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी में हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं तो उस आने वाली पार्टी का मेंबर हूं जो कोतहुन नास यानी छोटे आदमियों की सियासी तालीम को अपना दस्तूर अमल बनाए, गरीबों की तालीम को जो केंद्र में रखे उस पार्टी को, और ये पार्टी गरीबों को पढ़ने से रोकने के लिए 50 से कम संख्या है तो विद्यालय खत्म। प्रेमचंद कहां होंगे? प्रेमचंद तो प्रगतिशील के साथ होंगे ना। बहुत सारे संदर्भ हैं, किसानों से उनके लगाव, वो आप देख लीजिए, उनका एक नाटक देख लीजिए, या उपन्यास प्रेमाश्रम तो आपने पढ़ा ही होगा, गोदान आपने पढ़ा ही होगा। नारी संदर्भों में बात करें प्रोग्रेसिवनेस की, तो जो अभी मैंने सुमन की चर्चा की सेवा सदन के, आप यहां धनिया तक आ जाइए, या निर्मला की चर्चा प्रोफेसर रेशमा ने की। सांप्रदायिक संदर्भों में मैंने उनका एक कोट तो सुना ही दिया, लेकिन दूरंदेश थे। जिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर के आज हम विरोध में बात करते हैं, उसकी लड़ाई वो रंगभूमि में पहले ही बता चुके थे। मिस्टर जनसेवक सूरदास कहता है आपको जमीन में ही नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए जमीन नहीं दूंगा। ठीक है, मारा जाता है गोली से, लेकिन जो अगला संदर्भ है वो आप जानते हैं कि राजा महेंद्र की जो स्थिति क्या बनती है, वो मूर्ति गिरने से कौन मरता है, ये सब आप कहानी में जानते हैं। और ये भी कि पैसा कैसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज भी धर्म और पूंजीवाद का जो गठजोड़ है, सांप्रदायिकता और पूंजीवाद का जो गठजोड़ है, वही केंद्र में है। क्यों कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति होती जा रही है? क्यों एक उद्योगपति ने प्राइम मिनिस्टर खरीद लिया है? यह है स्थिति। अगर ऐसा है तो उसके लिए क्यों हम अमेरिका से लेकर के दिल्ली तक अपनी सारी पॉलिसी को गिरवी रखते चले जा रहे हैं? इस चीज को प्रेमचंद ने तब समझ लिया था और कहा था कि अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक ही संस्कृति है, और वह है आर्थिक संस्कृति। ये बहुत पहले कह चुके हैं। जिस बात को लेके तमाम लोग उनकी आलोचना भी करते हैं, जो दलित संदर्भ है, उस दलित चेतना को भी, एक बहुत अच्छी बात एक दलित छात्रा ने मुझसे कही कि चाहे जितना कोई प्रेमचंद का विरोध करे, प्रेमचंद ने ही हमको कलम पकड़ना सिखाया है। प्रेमचंद ने जो चेतना विकसित की, उसी का विकास आगे लोगों ने किया है। प्रेमचंद को खारिज करके दलित चेतना की विकास की प्रक्रिया का कोई इतिहास लिखा जाना अधूरा इतिहास है। इसमें नजीर अहमद जी का भी बहुत बड़ा रोल है जी। वो तो और पीछे जाएंगे तो और हम मीर तक चले जाएंगे। फिर मीर का इतना तक के संदर्भ आपको मिलेंगे। वो एक ऐसा इंसान जो कह रहा है कि जिस दिन मैं लिखूं नहीं, उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। इतना विपुल लेखन, हिंदी में, उर्दू में, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, अनुवाद, संपादकीय, क्या नहीं लिखा उन्होंने। हतप्रभ कर देते हैं प्रेमचंद कि इतना रोज लिखने वाला
बाल साहित्य है, तो राजेंद्र वर्मा जी का लेख भी बहुत अच्छा निकला है। बाल साहित्य क्या नहीं लिखा उन्होंने। और उत्तरोत्तर जैसे जैसे आप प्रेमचंद को आप बढ़ते हुए पढ़ते हैं, 1908 से 1936 की ओर बढ़ते हुए पढ़ते हैं, वैसे वैसे लगता है कि प्रेमचंद कितनी तेजी से उस प्रगतिशील संदर्भ को विकसित कर रहे थे जिसकी परिणति प्रगतिवाद है। और 10 अप्रैल 1936 को दिया गया भाषण इसी लखनऊ के रफाए आम क्लब में, जो साहित्य का उद्देश्य के नाम से आप सबने पढ़ रखा होगा। और आखिरी चीज जिस पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि संभव हो अब भी समय मिले तो उनका आखिरी एक तरह से जो दस्तावेज है महाजनी सभ्यता पढ़िए, और उस महाजनी सभ्यता में किस तरह से उन्होंने बंटवारा किया है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जो एक सिर्फ काम करने वाला और एक काम नहीं करने वाला। जो नॉन प्रोडक्टिव क्लास है वो आज बड़े मजे में है, खूब मजे में है। वो तो इतने आज की तारीख में बाबा पैदा हो गए हैं कि बिना काम धाम किए करोड़ों कमा रहे हैं। वो चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, आप उनकी आरती उतार रहे हैं। नॉन प्रोडक्टिव क्लास बहुत तेजी से इधर बढ़ा है, और जो प्रोडक्टिव क्लास है उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो ये जो गैप है, उस गैप में जो वर्णवादी ब्राह्मणवादी वर्णवादी व्यवस्था है वो आज मजबूत हो रही है, और वही लोग सत्ता को अपने कारिंदों से संचालित करा रहे हैं। इसलिए जो प्रेमचंद ने आखिरी बात कही थी, उस समय भी उन्होंने लिखा था कि सुदूर पश्चिम में एक सूर्य उदय हो रहा है, और वो यूएसएसआर के लिए लिखा था, सोवियत संघ के लिए लिखा था, मार्क्सवाद के लिए लिखा था। इसलिए जो लोग आज की तारीख में प्रेमचंद की प्रगतिशीलता को लेकर के, वो एक अखबार है जिसमें लेख लिखते रहते हैं, वो उनको समझ में आना चाहिए कि भाई जो बात करो तो मुद्दों पे बात करो। उसी समय रोशनाई भी लिखी गई थी, कभी उसको भी पढ़ लेते, लेकिन नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने से उनको दुश्मनी है और उन्हें नो एजुकेशन पॉलिसी लानी है। तो ऐसी स्थिति में जब हम उस महाजनी सभ्यता से गुजरते हैं तो उस वर्णवादी व्यवस्था पर चोट करने के लिए उनके आखिरी और अधूरे उपन्यास से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अब सिर्फ पत्तियां तोड़ने से काम नहीं चलने वाला, अब हमें जड़ों पे कुल्हाड़े चलाने पड़ेंगे। तो आइए संकल्प लें आज की तारीख में कि जड़ों पे कुल्हाड़े चलाएं और उसे जड़ से ही खत्म करें।